नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को चुनाव से पहले केंद्र ने दी बड़ी सौगात, 6,900 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम धाम में भी रहे मौजूद। बजट सत्र के लिए गैरसैंण जाने से कई विधायकों का इनकार, अधिक ठंड के नाम पर जाने से बचने की कोशिश, चिट्ठी लिखकर दून में सत्र कराने की रखी मांग। राज्यसभा से कार्यकाल पूरा होने के बाद अनिल बलूनी को लेकर तेज हुई चर्चा, लोकसभा चुनाव लड़ने की होगी तैयारी या फिर मिलेगी बलूनी को कोई नई जिम्मेदारी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के गंभीर आरोप, अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य के बाहर के लोग देवभूमि में खरीद रहे जमीन। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के उत्तराखंड दौरे के साथ। आपको बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उत्तराखंड के सीमांत क्षेत्र टनकपुर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डिजिटल माध्यम से कुमाऊं मंडल में 2200 करोड़ से अधिक लागत की 7 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से उत्तराखंड में अब तक कुल 3,608 किलोमीटर नए मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जल्द ही टनकपुर से नेपाल के कंचनपुर तक 4 लेन हाईवे तैयार हो जाएगा। बता दें कि इन योजनाओं के लिए सीएम धामी ने आभार व्यक्त किया। पर इनके सबके आग्रह पर जो काम उन्होंने बताया उसमें लगभग 100% तो मैं नहीं कहूंगा, पर 90% काम पूरे हो रहे हैं और उसकी शुरुआत हो रही है, भूमि पूजन हो रहा है। इस बात पर मुझे बहुत खुशी है। वैसे उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ रोड बनाना बहुत कठिन है। 2014 में उत्तराखंड में 2,517 किलोमीटर राष्ट्रीय महामार्ग था और 2024 में जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने, उसके बाद में 3,608 किलोमीटर हुआ है। आने वाले पर्यटकों की यात्रा सुगम हो जाएगी। कैची धाम अल्मोड़ा की कनेक्टिविटी सुगम हो जाएगी। किसी भी योजना के बारे में कुछ मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। हमारे मांगने से पहले ही वो पहले से ही देने के लिए तैयार रहते हैं और कहते हैं जितना चाहिए उतना ले जाओ, आप अपनी औपचारिकताएं पूरी करो और सारी स्वीकृति देते हैं। स्वयं हम सब की चिंता करते हैं। राज्य के अंदर बहुत सारी जो योजनाएं आज चल रही है, चाहे वो 4 धाम ऑल वेदर रोडें हों, चाहे वो भारतमाला श्रृंखला की रोडें हों या हमारे रोपवे की परियोजनाएं हों, उन सभी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का काम जिनके मंत्रित्व कार्यकाल में हमारे राज्य के अंदर हुआ है। वहीं टनकपुर के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने हरिद्वार वासियों को 4,755 करोड़ रुपए की 30 NH परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन देवभूमि उत्तराखंड में विकास की बयार चला रही है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से उत्तराखंड की सड़क कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी। उत्तराखंड की खाली हो रही एक राज्यसभा की सीट पर बीजेपी हाईकमान ने अनिल बलूनी को रिपीट करने के बजाय मौजूदा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को उम्मीदवार बनाया है। अब इसके बाद से ही अनिल बलूनी को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई है कि आखिर बलूनी को अब कौन सी जिम्मेदारी पार्टी देने जा रही है। देखिए रिपोर्ट। अब किस भूमिका में रहेंगे अनिल बलूनी? बलूनी को मिलेगी अब कौन सी जिम्मेदारी? क्या होगी लोकसभा की तैयारी या फिर मिलेगी कोई नई जिम्मेदारी? बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के राज्यसभा का कार्यकाल अप्रैल में पूरा होने जा रहा है। बीजेपी ने उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट को लेकर अनिल बलूनी को रिपीट करने के बजाय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चला है कि आखिर अनिल बलूनी का आगे सियासी सफर कैसा रहने वाला है।
आखिर बलूनी को अब कौन सी नई जिम्मेदारी पार्टी देने जा रही है? ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी बलूनी को पौड़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। तो कुछ लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि अल्मोड़ा रिजर्व सीट होने के चलते उत्तराखंड की बाकी 4 लोकसभा सीट, जिनमें पौड़ी, टिहरी, हरिद्वार और नैनीताल लोकसभा सीट आती है, इन चारों में से किसी भी एक सीट पर पार्टी उन्हें उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतार सकती है। हालांकि उत्तराखंड की बात करें तो पौड़ी लोकसभा सीट पर अनिल बलूनी की दावेदारी सबसे ज्यादा पुख्ता मानी जा रही है। चर्चाएं इस बात को लेकर भी है कि दिल्ली की किसी लोकसभा सीट से भी अनिल बलूनी चुनावी मैदान में उतारे जा सकते हैं। बलूनी दिल्ली हो या फिर उत्तराखंड की किसी भी सीट से यदि चुनावी मैदान में उतारे जाते हैं तो ऐसे में उस सांसद का टिकट कटना तय है जिस सीट से अनिल बलूनी को मैदान में उतारा जाएगा। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश कोहली का कहना है कि अनिल बलूनी का काम करने का अंदाज काफी पसंद आया है। जहाँ तक हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे आदरणीय बड़े भाई अनिल बलूनी जी की बात है, निश्चित तौर पर जब मैं पौड़ी का विधायक था तो उन्होंने हॉस्पिटल के लिए बहुत पैसा दिया था कोविड के समय पे, और अभी भी कुछ दिनों पहले उन्होंने पौड़ी में जो घोषणा की थी तारामंडल को बनाने के लिए, अपनी सांसद निधि से लगभग 15 करोड़ रुपए दिया है। निश्चित तौर पर पौड़ी में पर्यटकों को आने के लिए एक बहुत बड़ी पहल है, और पौड़ी जो एक सांस्कृतिक और पर्यटक नगरी है उसको आगे बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर ये एक मील का पत्थर साबित होगा। वो जहाँ से भी चुनाव लड़ेंगे मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। निश्चित तौर पर वो बहुत ही मैंने बहुत करीब से देखा है उन्हें, तो वो बहुत ही मतलब बहुत ही योग्य, और मैं ये समझता हूँ कि जिस लोकसभा से वो चुनाव लड़ेंगे उस लोकसभा के लिए मैं ये समझता हूँ कि एक भाग्य वाली बात है कि उसका उस लोकसभा के दिन आने लग जाएंगे, एक तरीके से कह सकते हैं। अनिल बलूनी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह काफी भरोसा करते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी की भूमिका वो लंबे समय से बीजेपी में निभा रहे हैं। राष्ट्रीय नेताओं में अनिल बलूनी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। वहीं राज्यसभा सांसद के तौर पर जिस तरह से अनिल बलूनी ने काम किया, उससे उन्होंने आम जनता का भी विश्वास जीता है। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि उत्तराखंड में इगास बग्वाल मनाने की बात हो या फिर मेरा वोट मेरा गांव अभियान की बात हो, अनिल बलूनी ने इसे एक मुहिम के रूप में शुरू किया है। अनिल बलूनी 6 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अनेकों बार उन्होंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बहुत से काम किए। चूँकि उत्तराखंड के हैं तो स्वाभाविक है उनको यहाँ के क्षेत्र की बहुत नज़दीक की जानकारी है। मैं तो जानता हूँ, चाहे इगास पर्व मनाने की बात हो, अपने घर गांव में वोट डालने की बात हो, अनेकों ऐसे आयाम उन्होंने स्थापित किए हैं। और चूँकि अब उनका कार्यकाल लगभग समाप्ति पे है, और क्योंकि आज की तारीख में भी वो मीडिया के प्रभारी हैं अपने पार्टी में देश के, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बावजूद पार्टी हमारे यहाँ जो भी निर्णय उनके बारे में लेगी स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छा लेगी, क्योंकि पार्टी अब ये देखेगी उनका उपयोग कहाँ और अच्छा हो सकता है। बीजेपी हाईकमान के द्वारा अनिल बलूनी को राज्यसभा सीट पर रिपीट न किए जाने से उन सांसदों के दिल की धड़कनें बढ़ चुकी हैं जिनको लग रहा है कि अनिल बलूनी उनके संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और उनकी दावेदारी उस सीट पर ज्यादा मजबूत है। ऐसे में देखना होगा कि जब बीजेपी लोकसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करती है तो क्या उस लिस्ट में अनिल बलूनी का नाम शामिल किया जाता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष रंगवाल की रिपोर्ट। गैरसैंण को लेकर हो रही सियासत बहुत पुरानी है। बीजेपी और कांग्रेस खुद को गैरसैंण का हितैषी बताते हुए दूसरे दल पर आरोप मढ़ती रही है, लेकिन अब जब मौका है बजट सत्र का तो दोनों ही मुख्य पार्टी के विधायक गैरसैंण जाने से किनारा करते दिख रहे हैं। ठंडे गैरसैंण में जाने के लिए विधायकों के इरादे भी ठंडे पड़ते दिख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। गैरसैंण जाने से विधायकों ने किया किनारा। ठंडे गैरसैंण जाने से विधायकों के इरादे पड़े ठंडे। बीजेपी कांग्रेस के विधायक नहीं चढ़ना चाहते पहाड़। ठंड का है बहाना, विधायकों को गैरसैंण नहीं जाना। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी, जिसे लेकर सूबे में सियासत अक्सर ही देखने को मिलती रही है। बीजेपी और कांग्रेस इस मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने का काम करते रहे हैं।
दूसरी पार्टी को गैरसैंण विरोधी और खुद को हितैषी बताती रही। लेकिन अब जब मौका है गैरसैंण में बजट सत्र का, तो दोनों ही मुख्य पार्टी के विधायक गैरसैंण से मुंह फेरते दिख रहे हैं। बिगड़ते मौसम और ठंड का सहारा लेकर गैरसैंण जाने से किनारा करते दिख रहे हैं। इस बाबत लगभग 40 विधायकों ने पत्र लिखकर बजट सत्र गैरसैंण की जगह देहरादून में कराने की मांग की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी को पत्र लिखकर इसका अनुरोध किया गया है। नहीं, सत्र तो हम करेंगे। ये अलग बात है कि कब ये सत्र वहाँ आउट होगा, और आप भी जानते हैं कि विधायकों के बिना सत्र कैसे होगा। विधायकों की भावनाओं को भी हमें दृष्टिगत रखना होगा। ठंड एक परिस्थिति हो सकती है, लेकिन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए निर्णय सरकार आखिर लेगी। तो ठीक है, माननीय विधायकगण जो भी जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं, तो निश्चित रूप से सत्र तो विधायकों के आधार पर ही चलेगा ना। तो सारी बातों को ध्यान रखेंगे, अभी देखते हैं उसमें क्या निर्णय होगा। देखिए, ये प्रियोगेटिव है मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष जी का, ये उन्हीं से पूछिए। लेकिन पहले भी सत्र हुए हैं। देखिए, अगर सत्र हुए हैं, वो समर कैपिटल है, निसंदेह बहुत हाई एल्टीट्यूड पे है गैरसैंण, और गैरसैंण हाई एल्टीट्यूड पे अगर कुछ लोगों की डिमांड है कि वहाँ पे अगर मौसम ठंडा होगा, तो मैं समझता हूँ सभी चीजों का परीक्षण कराने के बाद ही निर्णय लिया जाना चाहिए। दरअसल इस बार लोकसभा चुनाव को देखते हुए धामी सरकार फरवरी में ही बजट सत्र करवाने का प्लान तैयार कर रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी और कांग्रेस के विधायक गैरसैंण का पहाड़ चढ़ने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। ठंड का हवाला देते हुए दून में ही बजट सत्र करवाने की मांग उठाने लगे हैं। दोनों ही पार्टी के विधायकों द्वारा ये मांग हैरान करती है, क्योंकि गैरसैंण को लेकर दोनों ही दल समय समय पर राजनीति करते रहे हैं। चुनावी समर में गैरसैंण का मुद्दा लेकर जनता के बीच पार्टियां जाती रही हैं, खुद को पहाड़ प्रेमी बताती रही हैं। लेकिन जब जब मौका पहाड़ के लिए काम करने का आया है, पहाड़ को गुलजार करने का आया है, तब तब सियासी दलों ने बहाना ही बनाया है। बता दें कि 2021 के बाद कोरोना और राजनीतिक बदलावों के कारण गैरसैंण में बजट सत्र का आयोजन सीधा साल 2023 में हुआ। पिछले साल महज कुछ दिनों के लिए गैरसैंण गुलजार रहा, वहां हलचल दिखी। इसके बाद फिर कभी किसी ने गैरसैंण की ओर मुड़कर नहीं देखा। लेकिन ठीक एक साल बाद जब फिर से मौका जनप्रतिनिधियों को बजट सत्र के आयोजन के लिए गैरसैंण जाने का मिल रहा है, तो ठंड की आड़ में विधायकों के इरादे भी ठंडे पड़ते दिख रहे हैं, जो गैरसैंण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के विधायक की मंशा पर सवाल खड़े करता है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बॉबी पवार ने बताया कि जम्मू कश्मीर के मूल निवासी गुलाम हैदर नाम के शख्स ने उत्तराखंड जमींदारी विनाश अधिनियम को दरकिनार कर जौनसा बावर में 10 बीघा से ज्यादा कृषि भूमि खरीदी है। उन्होंने बताया कि मामले में जब आरटीआई मांगी गई तो पता चला कि गुलाम हैदर जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर के पद पर रह चुके हैं। और बता दें कि अब बॉबी पवार इस मामले में संलिप्त अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बॉबी पवार उत्तराखंड में भू कानून लागू करने पर भी जोर दिया है। आज मैं बात कर रहा हूं कि उत्तराखंड में भू कानून क्यों जरूरी है और भू कानून लाने के पीछे उद्देश्य क्या है और उसके फायदे क्या हुए। आज जो हमारे पास मामला आया है वो जम्मू कश्मीर का एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाम हैदर है, वो जम्मू कश्मीर का मूल निवासी है। उस व्यक्ति ने यहाँ पर गलत तथ्य, गलत जानकारियाँ देकर यहाँ पर 10 बीघा से अधिक भूमि खरीदी है। उन्होंने ये तथ्य दिया है कि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ। किस आधार पर उत्तराखंड का मूल निवासी है, इस आधार पर कोई कागज नहीं दिखा पाया। जब हमने आरटीआई से चीजें मांगी तो आरटीआई से पता लगा कि वो व्यक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर था। राजधानी देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में फेज 2 की नई टर्मिनल बनकर तैयार हो गई है। बुधवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि मंगलवार को एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष और पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक ने नई टर्मिनल बिल्डिंग का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि नई टर्मिनल बिल्डिंग 486 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुई है। उत्तराखंड का ये जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है, जो हमारा सबसे बड़ा उत्तराखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो और विस्तार ले रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये नई बिल्डिंग जिसका अभी हम लोगों ने निरीक्षण किया, ये 486 करोड़ की लागत से बन रहा है। अभी हमारे डायरेक्टर बता रहे थे, जो मुझे याद आया जब ये कह रहे थे कि शुरू में हम
4 लाख की क्षमता थी पूरे वर्ष में यात्रियों को समाहित करने की, तो आज इसको बनने के बाद 47 लाख हो जाएगी। कितने गुना, कहाँ 4 लाख कहाँ 47 लाख। हल्द्वानी में हुई हिंसक घटना के छठे दिन जिलाधिकारी वंदना सिंह ने नगर निगम में अमन चैन कमेटी के तहत मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक बुलाई, जिसमें हल्द्वानी हिंसा के हालातों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इसे प्रशासनिक चूक करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने बिना सामंजस्य के अतिक्रमण तोड़ने का आरोप लगाया और इस पर जिलाधिकारी का पारा हाई हो गया। डीएम ने कहा कि 1 तारीख को अवैध अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन जमीन को नहीं खाली किया गया। जो स्टेक होल्डर्स हैं हल्द्वानी शहर के, जिनमें अलग अलग पक्षों के, अलग अलग धर्मों के, संप्रदायों के लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, अलग अलग व्यापार मंडल है और पत्रकार हैं, विभिन्न हितधारक व्यक्ति हैं, उनके साथ एक बैठक करी है और सभी से सहयोग की अपील करी है, क्योंकि आगे धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस में ढील दी जाएगी। तो हमारी ये सबसे अपील है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, आगे भी किसी प्रकार की कोई घटना आगे हल्द्वानी में ना हो। सबको चौंकाते हुए बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी का ये फैसला खुद महेंद्र भट्ट के लिए चौंकाने वाला रहा। महेंद्र भट्ट का कहना है कि उन्हें खुद भी मालूम नहीं था कि पार्टी उन्हें राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित करेगी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की हमारे संवाददाता मनीष डंगवाल ने। भाजपा हाईकमान के द्वारा महेंद्र भट्ट, जो कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड से हैं, उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया। किस तरीके से वो अपनी जो उम्मीदवारी को देख रहे हैं, जो हाईकमान ने एक विश्वास उन पर जताया, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। अध्यक्ष जी, किस तरीके से आप देखते हैं, कुछ सोचा था या कुछ फील्डिंग आपने बिछाई थी कि वास्तव में आप राज्यसभा जाएंगे, और वो भी तब जब अनिल बलूनी को रिपीट माने जाने की चर्चा थी कि रिपीट हो सकते हैं, आपको जगह टिकट मिला है? देखिए, मेरी दूर दूर तक कल्पना में भी भाव नहीं था, क्योंकि अभी प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला था। एक साल और कुछ महीने हुए हैं, और कुछ चीज़ें तभी तो भाजपा कहलाती है। कार्यकर्ता के बारे में किस तरह में विचार होता है, ये मैंने परसों समझा, और मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी के लिए चुना है। मेरा भी प्रयास रहेगा कि मोदी जी की जो विकास का जो स्वरूप है, उसमें अपना योगदान दे सकूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी इस राज्य के विकास के लिए सदैव चिंतित रहते हैं। अनेकों उद्योग यहाँ स्थापित हों, यहाँ की जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उसमें बड़ा सुधार हो, और मैं अपने पुष्कर से मुख्यमंत्री जी को भी एक उनके सहयोगी के रूप में मैं अपना योगदान दूंगा। ऐसा मैं पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, एक सवाल ये है कि आप भी विधानसभा चुनाव इस बार 22 में लड़े थे, चुनाव हार गए, सीमांत जनपद से आते हैं। मुख्यमंत्री जी भी चुनाव लड़े, चुनाव हारे, सीमांत जनपद से उन्हें जो है विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका मिला। सीमांत जनपद से फिर आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने, मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री भी हैं। सीमांत जनपदों को काफी महत्व जो है वो भाजपा दे रही है, इसे आप किस रूप में देखते हैं? और चुनाव हारने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बने और आप प्रदेश अध्यक्ष भी बने और राज्यसभा भी जा रहे हैं, किस तरीका संदेश कार्यकर्ताओं के लिए? यदि आप पार्टी के लिए जी जान से काम कर रहे हैं तो फिर पार्टी आपके लिए सोचती है? निश्चित पार्टी जब कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है, उन सब विषयों का ध्यान रखते होगी। और जहाँ तक सीमांत का क्षेत्र है, मैं प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे पूरा उत्तराखंड जो सीमा से जुड़ा हुआ है, उनके सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास की उनकी ललक है, उनका एक संकल्प रहता है। और जब वहाँ के कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ की जनता के अंदर विश्वास खड़ा होता है। और मैं कह सकता हूँ मुख्यमंत्री जी ने भी अपने कार्यकाल में खासतौर पर जो हमारे नेपाल से और लगा हुआ क्षेत्र है, उसमें बहुत विकास की गति आगे बढ़ाया है। एक सवाल ये कि संगठन के लिहाज से किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि संगठन को तरजीह दी गई है। आप प्रदेश अध्यक्ष इस समय हैं, प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा भेजा गया है, तो लगता है कि मॉरल कार्यकर्ताओं का भी हाई होता है ऐसे में कि यार संगठन को तरजीह दी जा रही है? निश्चित रूप से कार्यकर्ता जब काम करता है, किस स्थान पर होता है, उसका अगर सम्मान का विषय संगठन के आधार पर ही होता है। और ये कोई पहला प्रयोग तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अनेकों राज्यों के अंदर अपने प्रदेश अध्यक्ष को राज्यसभा भेजा है, किसी को विधान परिषद भेजा है, और ये कार्यकर्ता के काम करने की इससे शक्ति जागृत हो और जो काम हुए उनमें और प्रगति हो, इस भाव का विषय रहता है। हमारा कार्यकर्ता तो पीछे बैठा हुआ कार्यकर्ता पंख के स्थान पर आ जाए, इसी दल में होता है, और मैं अपने आप को उसी श्रेणी में मानता हूँ।
सवाल ये है कि अब लोगों के मन में भी ये है कि अनिल बलूनी की क्या भूमिका भाजपा में होने वाली है। राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख की भूमिका वो निभा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि पौड़ी से वो चुनाव लड़ सकते हैं, नैनीताल से भी वो नाम लिया जा रहा है, कुछ लोग दिल्ली से भी कह रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अनिल बलूनी जी इस बार राज्यसभा नहीं जा रहे हैं तो लोकसभा का चुनाव वो कहाँ से लड़ेंगे? अनिल जी पार्टी के उभरते हुए सितारे हैं और उनका निर्णय नेतृत्व करता है, तो जो भी उनके निर्णय होगा हम उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हैं, जिनको पार्टी ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है और राज्यसभा सीट पर लगभग निर्विरोध जो है वो महेंद्र भट्ट का चुना जाना तय है, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल के लिहाज से जो है वो उम्मीदवार उतारने के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस वॉकओवर देने के मूड में है। तो सीधे तौर से देखा जा सकता है कि 15 तारीख को महेंद्र भट्ट जब नामांकन करेंगे तो निर्विरोध जो है वो राज्यसभा पहुंचने का उनका जो है वो जो एक तरीके से निर्विरोध चुना जाना उनका लगभग तय है। कैमरामैन मनवर के साथ मनीष डंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाए जाने में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने उन्हें बधाई दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी आलाकमान ने जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को राज्यसभा का टिकट दिया है। माननीय महेंद्र भट्ट जी वर्तमान में तो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, 2 बार विधायक रहे हैं और मैं जानता हूं उनको बहुत पहले से। ये बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं, संघ पृष्ठभूमि के हैं। हम लोग चूंकि संघ पृष्ठभूमि के हैं तो उनसे हमारा जुड़ाव उसी नाते भी है और वहाँ से चल के जिस प्रकार से आपने अनेकों आंदोलनों में भाग लिया, चाहे राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, चाहे प्रदेश का ये पृथक प्रदेश के राज्य आंदोलन की बात हो या अन्य कोई भी आंदोलन हो, महेंद्र भट्ट जी की भूमिका उसमें हमेशा बढ़ चढ़ के रही है। उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये मामला हल्द्वानी हिंसा से जुड़ा है। कांग्रेस का आरोप है कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने एक टीवी चैनल पर घटना का जिम्मेदार कांग्रेस को बताया। और बता दें कि अब कांग्रेस ने इस मामले में राजधानी देहरादून के कोतवाली थाना में मंत्री जोशी के खिलाफ तहरीर दी है। कांग्रेस मंत्री जोशी के उस बयान की एक क्लिप भी पुलिस को सौंप चुकी है। 8 फरवरी को एक टीवी चैनल को फोनों में गणेश जोशी जी ने, जो इस प्रदेश के वरिष्ठतम मंत्री हैं और भाजपा के वरिष्ठतम नेता हैं, कांग्रेस पार्टी पर बेबुनियाद आरोप लगाए और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए बेबुनियाद आरोप लगाने का काम किया। हमने उनकी सीडी बनाकर, पेन ड्राइव बनाकर स्थानीय पुलिस को उपलब्ध कराया और वहाँ पर जाकर हमने एक तहरीर दी है कि गणेश जोशी के खिलाफ सक्षम धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस प्रदेश का सांप्रदायिक माहौल खराब करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी पर मनगढ़ंत आरोप लगाकर पार्टी की छवि को धूमिल करने का काम किया। उधर पौड़ी के सतपुली में डंपिंग जोन में एक मृत गाय पाए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जानकारी के मुताबिक शहर के डंपिंग जोन में कुछ वक्त पहले गाय का शव मिला, जिस पर पीआरडी जवान ने आरोप लगाया कि नायर घाटी महोत्सव के दौरान आयुषन भंडारी का खाना खाने से गाय की मौत हुई है। वहीं कार्यक्रम के आयोजक इस आरोप को बेबुनियाद बता रहे हैं। वहीं अधिशासी अधिकारी सीमा रावत ने बताया कि मृत गाय का पंचनामा नहीं किया गया। जी, यहाँ पर एक गाय मृत पाई गई थी, जिसमें पशु चिकित्सा, यहाँ पर से जो पशु चिकित्सालय से डॉक्टर्स आए थे तो उनके द्वारा ये बताया गया कि संभवतः इनके द्वारा कुछ खा लिया गया है और उसी कारण वहाँ पर गाय मृत पाई गई थी, जिसका कि हमारे द्वारा निस्तारण कर दिया गया था। जी नहीं, उस दिन जो है मेरा स्वास्थ्य खराब था, तो क्योंकि उनको संबंधित प्रकरण की जानकारी थी, इसकी वजह से वो यहाँ पर मीटिंग में उपस्थित। उधर उत्तरकाशी में पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया हुआ है। एसपी सिटी अपर्ण यदुवंशी ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस ने क्षेत्र में सत्यापन अभियान चलाया है। पुलिस बाहरी इलाकों से आए लोगों का रिकॉर्ड देख रही है। उन्होंने बताया कि सत्यापन नहीं कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। जो वेरिफिकेशन और सत्यापन की कार्रवाई है, ये पुलिस की एक रेगुलर कार्रवाई है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चुनाव भी बहुत करीब आ रहे हैं और 4 धाम यात्रा भी जो है सर पे है, तो इसी सब को दृष्टिगत रखते हुए सत्यापन का एक हमारा जो अभियान है, ये वेरिफिकेशन ड्राइव है, ये बहुत ज़ोरों से चल रहा है 15 दिन का। इसमें हम जितने भी भारी इस राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, रेडी ठेडी लगा रहे हैं या छोटी दुकानें कर रहे हैं, उन सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी जो लोग हैं पुलिस का सत्यापन जो है वो ज़रूर करवा लें।
बनभूलपुरा हिंसा के उपद्रवी अब पुलिस से माफी मांग रहे हैं। बता दें कि वहीं दंगे में गिरफ्तार हुए आरोपियों ने कहा कि हमसे गलती हो गई, हमने पुलिस पर पथराव किया और सरकार की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। आरोपियों ने कहा कि वो आगे कभी इस तरह की गलती नहीं करेंगे। वहीं हिंसा प्रभावित क्षेत्र बनभूलपुरा के ताजा हालात को आपको बता दें कि छठे दिन भी कर्फ्यू जारी रहा। एसएसपी प्रहलाद मीणा ने बताया कि क्षेत्र में पीस मीटिंग की गई, आने वाले दिनों में लोगों को कुछ रियायत दी जा सकती है। देखिए, बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी कर्फ्यू है, लेकिन कर्फ्यू में वहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से जो सामान से सप्लाई हम करवा रहे हैं। कल उस क्षेत्रीय कुछ लोगों के साथ और शहर के जो बाकी लोग उनके साथ एक पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी, तो हम रिव्यू कर रहे हैं कि वहाँ पे किस तरीके की ढिलाई दी जा सकती है। तो आने वाले दिनों में वहाँ हम सोच रहे हैं कि कुछ रियायत दी जाए, और इसके साथ ही जो ऐसे लोग हैं जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन में सस्पेक्ट हैं या राडार पर आ रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस जो है अपनी टीमें भेजी हुई है और उनकी दबिश दी जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड को चुनाव से पहले केंद्र ने दी बड़ी सौगात, 6,900 करोड़ की सड़क परियोजनाओं का केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया शिलान्यास और लोकार्पण। सीएम धामी भी रहे मौजूद। बजट सत्र के लिए गैरसैंण जाने से कई विधायकों का इनकार, अधिक ठंड के नाम पर जाने से बचने की कोशिश, चिट्ठी लिखकर दून में सत्र कराने की रखी मांग। राज्यसभा से कार्यकाल पूरा होने के बाद अनिल बलूनी को लेकर तेज हुई चर्चा, लोकसभा चुनाव लड़ने की होगी तैयारी या फिर मिलेगी बलूनी को कोई नई जिम्मेदारी। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के गंभीर आरोप, अधिकारियों की मिलीभगत से राज्य के बाहर के लोग देवभूमि में खरीद रहे जमीन।